क्या तुम लोगों ने कभी इस बारे में सोचा है कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर जो 5 अपर मून डीमंस थे उनका सामना अगर डिफरेंट अपोनेंट से होता तो आखिर इनमें से कौन जीतता। एग्जाम्पल के लिए अगर अकाजा का मुकाबला शिनोबू और कनाव से होता या फिर अगर जेनेत्सु का मुकाबला नाकिमे के साथ होता। आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फिनिटी कैसल की इन सभी फाइट्स को बदलने वाले हैं और आखिर में देखते हैं कि इस बार डीमन स्लेयर जीतते हैं या फिर डीमंस। तो इन्फिनिटी कैसल के अंदर हमें डीमन स्लेयर्स की 5 टीम देखने को मिली थी, जिसमें से फर्स्ट थी जेनेत्सु की और सेकंड थी अपने ग्यू और तांजिरो की और तीसरी टीम थी शिनोबू की और फोर्थ थी अपने मित्सुरी और ओबनाई की और आखिर में फिफ्थ टीम थी अपने ग्योमेई की। तो चलो अब इन टीम्स को मिक्स कर देते हैं। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग मुजान के साथ होने वाली फाइट को इंक्लूड नहीं करेंगे और इसके पीछे का रीजन तो तुम्हें वीडियो को देखने पर पता चल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं अकाजा से। ओरिजिनल स्टोरी में इसने मुकाबला किया था ग्यू और तांजिरो से, लेकिन इस बार यहाँ पर वो मुकाबला करेगा जेनेत्सु से। देखा जाए तो जेनेत्सु पहले की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या वो अकेला अकाजा को हरा सकता है? देखा जाए तो अकाजा का सर काटने के बाद भी उसे नहीं मारा जा सकता और न ही इन्फिनिटी कैसल में सनलाइट आ सकती है। और देखा जाए तो अकाजा को मारने के लिए सन ब्रीथिंग और रेड निचरन ब्लेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने जेनेत्सु के पास इनमें से कोई भी पावर नहीं है और इन्फिनिटी कैसल के अंदर होने की वजह से ना ही वो अकाजा को सनलाइट के अंदर ला सकता है, यानी कि जेनेत्सु के पास अकाजा को हराने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोग डीमन स्लेयर एनिमे के एक्शन फिगर्स को लेना चाहते हो या फिर एनिमे से रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो तो तुम लोग यहाँ पर क्लिक करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। तो चलो अब फिर से अपनी वीडियो पर आते हैं। तो अब अकाजा से फाइट करेगी अपने नेक्स्ट टीम, जो की है अपने इनोसुके, कनाव और शिनोबू की। और लिटरली ये वाली फाइट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, बिकॉज हम सभी को पता है कि अकाजा कभी भी लड़कियों के साथ फाइट नहीं करता। तो आखिर अब क्या होगा? अकाजा यहाँ पर इनोसुके के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन शिनोबू और कनाव के होने की वजह से वो इन्फिनिटी कैसल के अंदर भागने लगता है और अपने लिए दूसरे अपोनेंट को ढूंढता है। और अकाजा अपनी ओल्ड मेमोरीज की वजह से किसी भी वुमन के साथ फाइट नहीं करना चाहता और इस केस में तो यहाँ पर अकाजा के सामने एक नहीं बल्कि दो वुमेन है। अब यहाँ पर शिनोबू और कनाव अकाजा के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन अकाजा इनके अटैक को डॉज करके सिर्फ इनोसुके के ऊपर ही हमला करता है। लेकिन यहाँ पर अकाजा ये समझ जाता है कि इनोसुके के ऊपर हमला करके वो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसीलिए वो इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही भागता रहता है और अपने लिए दूसरे अपोनेंट को ढूंढता है। लेकिन क्या हो अगर अगली टीम में भी कोई ना कोई वुमेन हो? हाँ, अगली टीम है अपने ओबनाई, मित्सुरी और युशिरो की। ओके, तो इस बार ये फाइट थोड़ी अच्छी होगी, बिकॉज इस बार अकाजा के सामने मित्सुरी अकेली वुमेन है और बाकी 2 मैन है, यानी कि इस बार अकाजा इस टीम से फाइट कर सकता है। देखा जाए तो इस बार भी अकाजा का मेन फोकस मित्सुरी के अटैक से बचना और ओबनाई और युशिरो के ऊपर हमला करना होगा। लेकिन देखा जाए तो इस फाइट की मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि अकाजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बल्कि मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे डीमन स्लेयर्स के पास ना ही सन ब्रीथिंग है और ना ही रेड निचरन ब्लेड और ना ही यहाँ पर सनलाइट आ सकती है। अकाजा अपनी डिस्ट्रक्टिव क्लोज रेंज पावर और शार्प सेंसेस का यूज करके गाइस, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा हाइप पॉइंट्स दो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हिंदी लैंग्वेज में पहुंच सके। बाकी वीडियो को पूरा देखकर कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। काफी खतरनाक हमले करेगा और देखा जाए तो मित्सुरी को अपनी ब्रीथिंग से काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और साथ ही में वो अपनी फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड से काफी डिस्ट्रक्टिव अटैक कर सकती है और साथ ही में ओबनाई अपनी सरपेंट ब्रीथिंग से काफी अनप्रिडिक्टेबल अटैक कर सकता है और अपनी इन्हीं पावर से ये लोग अकाजा को अच्छा खासा डैमेज दे देंगे। और वही युशिरो, जो कि एक अच्छा फाइटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी इल्यूजन वाली ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके अकाजा को पीछे हटने पर मजबूर कर देगा, जिससे ओबनाई और मित्सुरी अकाजा के ऊपर काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन तभी अकाजा यहाँ पर कुछ ऐसे अटैक करेगा जिससे ओबनाई को मजबूरन मित्सुरी के लिए डिफेंस का काम करना होगा और वही यहाँ पर युशिरो इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखेगा। हालांकि अकाजा यहाँ पर अपनी रीजनरेशन, स्टेमिना और अटैक का यूज करके ओबनाई को हरा देगा और अब वो युशिरो को हराने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मित्सुरी के होने की वजह से अकाजा इस फाइट को कंटिन्यू नहीं करता और यहाँ से आसानी से बच निकलता है। तो अब अगली फाइट थोड़ी इपिक होने वाली है, बिकॉज अगली फाइट में होंगे अपने ग्योमेई, सानेमी, गेन्या और मुइचिरो। तो ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही सबसे पहले मुइचिरो अकाजा से मिलता है और जैसे ही अकाजा मुइचिरो के साथ फाइट करता है तो वो समझ जाता है कि मुइचिरो के पास काफी ज्यादा टैलेंट और पोटेंशियल है और मुइचिरो के इसी टैलेंट को देखकर अकाजा मुइचिरो को डीमन बनने का ऑफर देता है। लेकिन ऑब्वियसली मुइचिरो उसे मना कर देता है, बिकॉज मुइचिरो को ये पता है कि उसकी एक गलती पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर यहाँ पर मुइचिरो अपनी मिस्ट ब्रीथिंग का यूज करके अकाजा के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन अकाजा के पास यहाँ पर कई सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से अकाजा की
पावर मुइचिरो से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए अकाजा मुइचिरो के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। लेकिन तभी अकाजा नोटिस करता है कि मुइचिरो का डीमन स्लेयर मार्क अवेक हो चुका है, जिस वजह से अकाजा मुइचिरो के साथ लड़ने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर गेन्या एंट्री लेता है और वो सीधा अपनी निचरन शॉटगन से अकाजा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन गेन्या की ये शॉटगन अपर मून 3 को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाती, लेकिन फिर भी गेन्या के आने की वजह से मुइचिरो को राहत मिलती है। और फिर गेन्या को देखकर अकाजा को ये रियलाइज होता है कि गेन्या उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए वो गेन्या को खत्म करने की तैयारी करता है। लेकिन उसी पल गेन्या अकाजा को बाइट कर लेता है, जिससे गेन्या को रीजनरेशन और फास्ट अटैक करने की पावर मिल जाती है। वेल, गेन्या की पावर तो अकाजा के लिए बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज जैसे ही यहाँ पर सानेमी अपीयर होता है तो अकाजा की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज यहाँ पर आते ही सानेमी अपने विंड ब्रीदिंग से अकाजा के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे अकाजा यहाँ पर थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। बिकॉज यहाँ पर मुइचिरो की मिस्ट ब्रीदिंग और गेन्या की डीमन पावर, साथ ही में सानेमी के एक्सप्लोसिव अटैक अकाजा के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि अकाजा को यहाँ पर काफी डिफिकल्टी हो रही है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तो ग्योमे की एंट्री होना बाकी है। वेल, तो अब जैसे ही यहाँ पर ग्योमे आता है तो ये फाइट अकाजा के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, बिकॉज ग्योमे, सानेमी और मुइचिरो अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेते हैं। इवन इनके पास अपनी रेड निचरन ब्लेड भी है, यानी कि अकाजा के पास जीतने का कोई भी चांस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर अकाजा के ऊपर हर एंगल से हमले किए जा रहे हैं। इवन हर एक अटैक रेड निचरन ब्लेड से हो रहा है, जिससे अकाजा अपने आप को बुरी तरीके से रीजनरेट भी नहीं कर पा रहा। और भूलना मत कि अपर मून 1 कोकुशिबु को भी अपने टीम 4 ने हराया हुआ है, यानी कि ऑब्वियसली ये लोग अकाजा को हरा देंगे। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपर मून 2 की तरफ, जो कि है डोमा। वेल, तो ओरिजिनल स्टोरी में इसने फाइट की थी शिनोबु कनाओ और इनोस्के से, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, बल्कि इस बार वो फाइट करेगा ज़ेनेत्सु से। वेल, तो हम लोग देख चुके हैं कि अपने ज़ेनेत्सु के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जिससे वो किसी अपर मून डीमन को मार सके, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। और ज़ेनेत्सु अपनी स्पीड का यूज करके इस फाइट को शुरू करता है, और डोमा को अपनी ब्लड डीमन का यूज करने से पहले ही वो उसे काफी खतरनाक डैमेज देता है। लेकिन फिर भी डोमा उसे फ्रीज कर देता है, और फिर वो तुरंत अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, जिससे ज़ेनेत्सु अपनी ब्रीदिंग का यूज सही तरीके से नहीं कर पाता, और इससे उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से डोमा आसानी से ज़ेनेत्सु को हरा देता है। लेकिन क्या हो अगर डोमा का मुकाबला गियू और तांजीरो से हो? वेल, लिटरली ये वाली फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, तो हमें पता है कि गियू और तांजीरो ने मिलके अकाजा को हराया हुआ है, लेकिन क्या वो उससे भी पावरफुल डीमन यानी कि अपर मून 2 को हरा सकेंगे? वेल, तो चलो देखते हैं। तो तांजीरो इस फाइट के दौरान अपनी सन ब्रीदिंग का यूज करता है, यानी कि तांजीरो इस फाइट के दौरान काफी बड़ा बदलाव ला सकता है। मतलब कि जब तांजीरो अकाजा के साथ लड़ा था, तब वो फाइट के हर एक मोमेंट में अपने आप को डेवलप कर रहा था, और अकाजा को हराने के बाद जब उसने मुजान के साथ फाइट की थी, तब उसने सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म को भी इन्वेंट किया था, जिस वजह से तांजीरो कई हद तक बिल्कुल योरिची के लेवल का था। और देखा जाए तो तांजीरो के पास अपनी रेड ब्लेड, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, सेल्फलेस स्टेट, डीमन स्लेयर मार्क और आखिर में उसकी मास्टर की हुई सन ब्रीदिंग है, यानी कि अगर तांजीरो का मुकाबला डोमा के साथ होता है तो वो उसे हरा सकता है। तो यहाँ पर तांजीरो और गियू डोमा के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं, और तांजीरो भी यहाँ पर अपनी ओर से एक तरफा हमला करता है, यानी कि यहाँ पर ये लोग डोमा को हरा देते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टीम की, जो कि है अपने ओबनाए, मित्सुरी और युशिरो की। वेल, तो ये सिचुएशन कहीं हद तक बिल्कुल वैसे ही होगी जो कि हमने पहले अकाजा के अगेंस्ट से डिस्कस की थी, लेकिन बस फर्क इतना है कि डोमा सिर्फ लड़कियों के साथ लड़ता ही नहीं है, बल्कि वो उन्हें मार कर खा जाता है। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अपनी इस टीम के पास कोई भी इम्पोर्टेंट पावर नहीं है जिससे वो डोमा को इंजर्ड कर सके। और देखा जाए तो बस ओबनाए है जो कि अपनी ब्लेड को ब्राइट निचरन ब्लेड में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये चीज भी उसने मुजान के अगेंस्ट वाले बैटल में हासिल की थी। तो यहाँ पर मित्सुरी और ओबनाए डोमा से काफी क्लोजली बैटल कर रहे हैं, जबकि युशिरो इन्हें दूर से बैकअप दे रहा है। वेल, डोमा यहाँ पर सबसे पहले मित्सुरी को हरा देता है और उसे खा जाता है, लेकिन इसे देखने के बाद ओबनाए पूरी तरीके से पागल हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी ओबनाए डोमा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, और डोमा उसे भी मार देता है, और आखिर में डोमा युशिरो को भी हरा देता है। तो चलो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी राउंड की, जिसमें है अपने ग्योमे, सानेमी, मुइचिरो एंड गेन्या। वेल, तो यहाँ की कंडीशन भी बिल्कुल वैसे ही होगी जिसके बारे में हमने अकाजा के अगेंस्ट वाली फाइट में डिस्कस किया था। मतलब कि मुइचिरो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचता है और डोमा का सामना करते हुए थोड़ा डरता है, खास करके जब वो डोमा की डेंजर स्मेल को देखता है, तब वो और भी ज्यादा फियर को महसूस करता है। हालांकि यहाँ पर हमें थोड़ी डिफरेंट चीज देखने को मिलती है, मतलब कि डोमा यहाँ पर मुइचिरो को डीमन बनाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इस टाइम पर डोमा के लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि वो यहाँ पर एंजॉय कर सके। खैर, मुइचिरो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए ये समझ जाता है कि उसकी एक गलती उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खैर, मुइचिरो यहाँ पर सबसे पहले अपनी मिस्ट ब्रीदिंग से डोमा के ऊपर हमला करता
है, लेकिन डोमा भी अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके उसके अटैक को काउंटर कर लेता है और तुरंत अपनी क्रियोकिनेसिस ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके अपने आसपास के एरिया को जमा देता है, जिससे धुंध अब और भी ज्यादा नहीं फैल पाती और बर्फ की वजह से मुइचिरो की स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। और मुइचिरो भी यहाँ पर अपनी एक सांस के लिए तब तक रुकता है जब तक कि गेन्या यहाँ पर आकर अपने निचरन शॉटगन से डोमा के ऊपर गोलियों की बौछार न कर दे, बिकॉज इससे यहाँ पर मुइचिरो को अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल लेवल पर लाने में एक अच्छा मौका मिल जाएगा। खैर यहाँ पर गेन्या की एंट्री तो डोमा के लिए बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अभी यहाँ पर सानेमी आने वाला है। तो अभी यहाँ की सिचुएशन कहीं हद तक बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और मैं तो अब ये कहता हूँ कि डीमन स्लेयर का पलड़ा अब थोड़ा भारी हो चुका है और थोड़ी देर में तो अब ग्योमेई भी यहाँ पर आ रहा है। जी हाँ, डोमा यहाँ पर फंस गया है। खैर ग्योमेई, सानेमी एंड मुइचिरो इन तीनों के पास अपना अपना डीमन स्लेयर मार्क है और साथ ही में इनके पास निचरन ब्लेड की भी पावर है और डोमा के पास यहाँ पर भागने का भी चांस नहीं है, क्योंकि वो हर एंगल से गिरा हुआ है। साथ ही में स्लेयर्स उसके ऊपर रेड ब्लेड से हमला कर रहे हैं, यानी कि डोमा अपने आप को पूरी तरीके से रिजेनरेट भी नहीं कर सकता और डोमा के पास अपने आप को बचाने का भी टाइम नहीं है, मतलब कि डोमा यहाँ पर मारा जाएगा। खैर आइए अब हम इस सिचुएशन को और भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं, मतलब कि अब हम बात करते हैं कोकुशिबु की। तो रियल स्टोरी में इसने फाइट की थी ग्योमेई, सानेमी, मुइचिरो एंड गेन्या से, लेकिन क्या हो अगर इस बार वो फाइट करे जेनेत्सु से। मेरा मतलब है, क्या मुझे सच में इस चीज को समझाने की जरूरत पड़ेगी? मतलब कि माना कि जेनेत्सु फास्ट है पर कोकुशिबु जितना नहीं है और जेनेत्सु के पास अपनी थंडर ब्रीदिंग है, लेकिन कोकुशिबु के पास भी अपनी सबसे पावरफुल मून ब्रीदिंग है और देखा जाए तो जेनेत्सु के पास स्वॉर्ड चलाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन कोकुशिबु इसमें भी जेनेत्सु से बेटर है। इवन देखा जाए तो कोकुशिबु के पास अपनी रीजनरेशन पावर, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड, साथ ही में अपना डीमन स्लेयर मार्क है, यानी कि हमें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जेनेत्सु के रोने से पहले ही कोकुशिबु उसे खत्म कर देगा। इसीलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टीम की, जो कि है अपने गियो और तांजिरो की। रियली ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज मुद्दा यहाँ पर यह है कि तांजिरो लगातार अपने आप को पावरफुल बनाते जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि कोकुशिबु तांजिरो के अंदर अपने भाई योरिची को भी देख पाएगा और इसके पीछे दो रीजन होंगे। सबसे पहला, तांजिरो सभी डिमंस को मार के अपने आप को योरिची की तरह रिजेंबल करेगा और सेकंड चीज होगी तांजिरो की हानाफुदा इयरिंग्स, जिसे देखकर मुजान खुद डर गया था। और इतना ही नहीं बल्कि जब कोकुशिबु देखेगा कि तांजिरो के पास उसके भाई की सारी पावर है, खास करके सन ब्रीदिंग भी, जिसे पाने के लिए कोकुशिबु ने अपनी हर संभव कोशिश की थी। लिटरली यहाँ पर तांजिरो की इन सारी पावर्स को देखकर कोकुशिबु काफी ज्यादा जेलसी को फील करेगा, लेकिन कोकुशिबु ये कभी नहीं समझ पाएगा कि तांजिरो ने इन पावर्स को हासिल करने में काफी ज्यादा मेहनत की है। और देखा जाए तो इस फाइट को फिनिश होने में अकाजा के अगेंस्ट होने वाली फाइट से भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इससे तांजिरो को अपने आप को डेवलप करने और सन ब्रीदिंग को अच्छे से जानने के लिए और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा। और ऐसा होने से तांजिरो अपनी सन ब्रीदिंग के 13th फॉर्म को इस फाइट के दौरान ही अनलॉक कर लेगा, जिस फॉर्म ने तांजिरो को मुजान को हराने में काफी ज्यादा मदद की थी। खैर तांजिरो यहाँ पर कोकुशिबु को अपनी लिमिट तक पहुंचा देगा और जिस वजह से कोकुशिबु अपने फाइनल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि ओरिजिनल स्टोरी में हुआ था। हालांकि ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही जब कोकुशिबु स्वॉर्ड के अंदर अपने आप के रिफ्लेक्शन को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि पावर्स को हासिल करने के चक्कर में वो बहुत ही आगे निकल गया। खैर कोकुशिबु अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और फाइट को कंटिन्यू करने की बजाय अपने आप को मरने देता है। खैर अब अगले राउंड की बारी आती है, जिसमें है अपने शिनोबु, कना और इनोस्के। क्या ये रियली इस फाइट को विन कर पाएंगे? तो अगर तुम्हें याद है तो तुम्हें पता होगा कि शिनोबु ने अपने आप के अंदर कई सारे पॉइजन्स को इंजेक्ट कर रखा है, ताकि जब डोमा उसे खाए तो वो सारा पॉइजन डोमा के अंदर फैल जाए। लेकिन क्या ये तरकीब इस केस में काम करेगी? तो चलो देखते हैं। देखा जाए तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो भी बंदा कोकुशिबु के खिलाफ बैटल हार जाता है, कोकुशिबु उसे मार कर खा जाता है। बट स्टिल इस फाइट के दौरान कोकुशिबु के पास अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है, यानी कि कोकुशिबु को पहले ही पता चल जाएगा कि शिनोबु की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा जहर है, इसीलिए अगर वो शिनोबु को खाएगा तो वो पॉइजन हो जाएगा। और याद रखना, शिनोबु सिर्फ अपने पॉइजन की वजह से ही अपर मोंटू को हरा पाई थी, मतलब कि बिना पॉइजन के वो कभी भी डोमा को नहीं हरा पाती। और यहाँ पर तो कोकुशिबु को इस बारे में पहले ही पता है, यानी कि फाइनल रिजल्ट ये आता है कि कोकुशिबु यहाँ पर शिनोबु को नहीं खाएगा और वो इन तीनों को ही हरा देगा। लेकिन क्या हो अगर कोकुशिबु का सामना ओबेनाई, मित्सुरी और यूशिरो से हो? तो यहाँ के हालात तो अब और भी ज्यादा बदतर होने वाले हैं, बिकॉज हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ओबेनाई और मित्सुरी डीमन से क्लोजली बैटल करते हैं, जबकि यूशिरो अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके अपने सामने वाले अपोनेंट को कंफ्यूज करता है। लेकिन ये चीजें यहाँ पर कोकुशिबु के सामने काम नहीं आने वाली, बिकॉज कोकुशिबु यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो अपनी मून ब्रीदिंग और ब्लड डीमन आर्ट का भी यूज न करे, फिर भी वो इन्हें हरा देगा, बिकॉज कोकुशिबु की स्पीड, स्ट्रेंथ और उसका बैटल आईक्यू ही इतना ज्यादा है कि उसके हारने के तो चांस ही नहीं बनते। खैर तो चलो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी डीमन की, जो कि है अपना काइगाकू। तो इस बार काइगाकू
जेनेत्सु से लड़ने के बजाय गियू और तांजिरो से लड़ेगा। तो काइगाकू यहाँ पर इन्फिनिटी कैसल में ही आगे बढ़ता है और गियू और तांजिरो से मिलता है। पर तांजिरो यहाँ पर तुरंत अपनी ब्रीदिंग को हिनोकामी कागुरा में कन्वर्ट कर लेता है ताकि वो काइगाकू से मुकाबला कर सके। और साथ ही में गियू भी अपनी वाटर ब्रीदिंग के साथ रेडी होता है। तो काइगाकू यहाँ पर अपनी थंडर ब्रीदिंग का यूज करके इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन तांजिरो इस अटैक को आसानी से काउंटर कर लेता है। लेकिन तांजिरो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को वाइब्रेट होते हुए महसूस कर पाता है। वेल लिटरली ये फाइट इजी नहीं होने वाली, बिकॉज भले ही काइगाकू सबसे कमजोर अपर मून डीमन है, लेकिन हाँ स्पीड के मामले में वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो काइगाकू यहाँ पर अपनी ब्लड डीमन आर्ट को अपनी ब्रीदिंग के साथ कंबाइन करके इन दोनों के डुओ को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा करने में वो नाकामयाब होता है। और आखिर में तांजिरो अपनी सन ब्रीदिंग और गियू अपनी वाटर ब्रीदिंग का यूज करके काइगाकू को हरा देते हैं। लेकिन क्या काइगाकू इस बार शिनोबु कनाओ और इनोस्के के सामने टिक पाएगा? खैर मुझे तो नहीं लगता। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि शिनोबु को अपनी जान भी नहीं देनी पड़ेगी। और माना कि काइगाकू फास्ट है, पर डोमा से ज्यादा फास्ट नहीं है, पर फिर भी मान लेते हैं कि काइगाकू इस फाइट के दौरान अपनी स्पीड का यूज करेगा। लेकिन फिर भी ये तीनों डीमन स्लेयर मिलके काइगाकू को हरा देंगे और मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंजर्ड भी नहीं होंगे। लेकिन सोचो कि क्या हो अगर काइगाकू का मुकाबला ओबेनाई, मित्सुरी और यूशिरो से हो। वेल तो हमें पता है कि काइगाकू किसी भी हाशिरा लेवल के कैरेक्टर को नहीं हरा सकता। लेकिन अब कुछ लोग जरूर ये कहेंगे कि जेनेत्सु तो हाशिरा लेवल का नहीं था, लेकिन सच कहूँ तो इस पॉइंट तक जेनेत्सु हाशिरा लेवल पर पहुंच चुका था। खैर काइगाकू पिछले किसी भी कैरेक्टर को नहीं हरा पाया था, तो उसे क्या लगता है कि वो इन तीनों पावरफुल कैरेक्टर को हरा पाएगा? वेल नहीं, मतलब कि काइगाकू इस फाइट के दौरान मारा जाएगा। खैर तो अब काइगाकू क्या सबसे पावरफुल ग्रुप को एनकाउंटर कर पाएगा जिसमें अपने ग्योमेई, सानेमी, मुइचिरो एंड गेन्या शामिल है? खैर तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मुइचिरो यहाँ पर पहुँचता है और काइगाकू से फाइट करना शुरू करता है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि शायद मुइचिरो अकेला ही काइगाकू को हरा देगा, बिकॉज कुछ समय पहले ही मुइचिरो ने अकेले ही ग्योको को हराया है। और देखा जाए तो ग्योको ऑब्वियसली काइगाकू से ज्यादा पावरफुल है। और मान लेते हैं कि काइगाकू गेन्या के आने तक टिक जाता है, तब भी गेन्या के फाइट करने के दौरान उसे भागना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर वो सानेमी के आने तक टिक पाता है तो बस इतना ही काफी है, बिकॉज सानेमी के आने के बाद तो वो ऑब्वियसली मर चुका है। और अब तो बस इतना बाकी है कि कब ग्योमेई यहाँ पर आए और ये देखे कि उसका तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। खैर वैसे मुझे पता है कि ग्योमेई ब्लाइंड है, पर मेरे कहने का मतलब तुम लोग समझ चुके होगे। खैर तो चलो अब हम बात करते हैं अपने इन्फिनिटी कैसल के आखिरी डीमन की, जो कि है अपने नाकी में। तो इस बार ओबेनाई, मित्सुरी और यूशिरो से लड़ने के बजाय वो यहाँ पर फाइट करेगी जेनेत्सु से। खैर यहाँ पर बात करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, बिकॉज नाकी में यहाँ पर एक ऑफेंसिव टाइप की डीमन है जो कि इन्फिनिटी कैसल के स्ट्रक्चर को अपनी बीवा की मदद से बदलती है और अपने आप को सुरक्षित रखती है। लेकिन जेनेत्सु की स्पीड को देखते हुए उसे बस एक ही चांस की जरूरत होगी और वो नाकिमे को हरा देगा। लेकिन क्या हो अगर नाकिमे का मुकाबला गियू और तांजिरो से हो? वेल यहाँ पर नाकिमे के हालात और भी खराब होने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पर तांजिरो अपनी सन ब्रीदिंग और हिनोकामी कागुरा का यूज करेगा और साथ ही में गियू अपने बैटल आईक्यू और वाटर ब्रीदिंग का यूज करके नाकिमे को इजीली डिफीट कर देंगे। लेकिन खैर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टीम की, जो कि है अपने शिनोबु, कनाओ और इनोस्के की। खैर यहाँ पर भी पहले की तरह ही होता है कि नाकिमे के सामने यहाँ पर एक हाशिरा और दो हाशिरा लेवल के कैरेक्टर है, मतलब कि नाकिमे इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी और आखिर में वो मारी जाएगी। लेकिन खैर अब हम बात करते हैं अपने आखिरी टीम की, जिसमें शामिल है अपने ग्योमेई, सानेमी, मुइचिरो एंड गेन्या। वेल क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस फाइट को एक्सप्लेन करूंगा? बिकॉज इस बैटल का रिजल्ट तो तुम भी जानते हो। खैर अब अगर तुम लोग डीमन स्लेयर की ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो।